कहा जाता है कि आंखें जो हैं वो केवल देखने का ही नहीं बल्कि जीने का सहारा होती है। जब आंखों की रोशनी चली जाती है तो जिंदगी अंधकार में डूब जाती है। WHO डेटा दर्शाता है कि दुनिया भर में 2.2 अरब से ज्यादा लोग दृष्टि बाधित हैं, जिसमें से 8 अरब लोग ऐसे हैं जिनकी दृष्टि की समस्या को रोका जा सकता था। आपसे हम जानना चाहेंगे इन मुद्दों पे आपकी क्या राय है। मैं बात करना चाहूंगा भारतवर्ष की। हमारा हॉस्पिटल है आरजे शंकरा, वहाँ की लेमन टर्मिनोलॉजी में मोतियाबिंद कहते हैं, उनको ये बीमारी है। हम देखें गांव की समस्या और शहर की समस्या दोनों अलग अलग हैं। आपने 19 लाख नंबर का जिक्र किया, ये जो 19 लाख नंबर है ये पूर्वांचल का नंबर है या यूपी का नंबर है? It becomes very important for every doctor, every clinician to have some amount of administrative responsibilities. आंखों का जो ड्राइनेस है, आंख का सूखापन जो हो जाता है, वो इस एरिया बेल्ट में बहुत ज्यादा है। सर, आप अलग अलग जगहों पे रहे हैं, विदेशों में आपने काम किया, कलकत्ता रहे, चेन्नई रहे। आपको चुनना हो किसी एक जगह को, शहर को, आप किसको चुनेंगे सर? हमने तो कॉन्शियसली बनारस ही चूज किया था। I was practicing in Bangalore and more than 10 years of practice I had there. But the moment the Banaras thing was announced, it was a conscious decision by the entire family, my wife, my children, myself, that Banaras ही जाना है। नमस्कार, मेरा नाम है नरेंद्र द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कॉलमिस्ट फोरम। कहा जाता है कि आंखें जो हैं वो केवल देखने का ही नहीं बल्कि जीने का सहारा होती है। जब आंखों की रोशनी चली जाती है तो जिंदगी अंधकार में डूब जाती है, लेकिन इस अंधकार को मिटाने का काम वाराणसी का आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल कर रहा है और उस अंधकार से लोगों को निकालकर उन्हें फिर से प्रकाश की ओर ले जाने का काम कर रहा है, जिसे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अक्टूबर 2024 को उद्घाटित किया था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने इनॉग्रेटल स्पीच में एक श्लोक का जिक्र किया, जो श्लोक है तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर। तो उस दिन से आरजे शंकरा अब से पूर्वांचल की जनता को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य का निर्वहन करेगी। सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो यहाँ पे है ये मेन वेटिंग एरिया। जब भी कोई पेशेंट आता है जी, तो सबसे पहले अपना टोकन यहाँ पे लेते हैं। ये टोकन एरिया है, यहाँ पे टोकन लेगा। यस, हाँ। यहाँ लेने के बाद में तो टोकन नंबर अपने आप वहाँ पे डिस्प्ले होता है। अच्छा। टोटल 5 वहाँ पे काउंटर है, डिस्प्ले में वो नंबर अनाउंस करते हैं और वहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन भी लगा हुआ। हाँ हाँ। तो दे कैन आइडेंटिफाई कि यहाँ पे टोकन हमारा ये नंबर है और दे विल कॉल दे। वो नंबर लेके यहाँ पे पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम कंप्लीट करते हैं फॉर्म भरवाने के साथ में। आप इस तरफ देखना चाहें, इस तरफ ये चश्मे की दुकान, हमारा ऑप्टिकल शॉप है। ओके। ये देखने में ऐसा लगेगा कि बड़ा महंगा हो, हाँ, बट हमारे यहाँ पे जो चश्मे की कीमत है वो 200 रुपए से 150 रुपए से चालू होती है। ओके, 200 रुपए से 150 रुपए से। हाँ, वहां से चालू होगी। तो जिसको जिस तरह का समझ में आता है वो अपने उसके मुताबिक ले सकता है। इस तरह से आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो हमारे जगत गुरु चंद्रशेखर जी जो हमारी आस्था का प्रतीक है जी, और इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के सानिध्य में और इन्हीं के आशीर्वाद से आज शंकराई हॉस्पिटल की लगभग 14 ब्रांच हम पूरे ऑल ओवर इंडिया इन्हीं के सानिध्य में। माननीय प्रधानमंत्री जी इन्हीं रजिस्टर कर रहे थे। जी बिल्कुल। ये सर वॉल ऑफ फेम, ये वॉल ऑफ फाउंडर्स, ये आप देखेंगे कि जिसने जिस तरीके से डोनेशन किया, अच्छा, वो उनका हम एक गोल्डन वार्ड, प्लेटिनम वाल, जैसे किसी ने 50 लाख किया, किसी ने 10 लाख किया, तो उनकी क्षमता के अनुसार जितना उन्होंने डोनेट किया तो प्लेटिनम वाल में चले जाएंगे। किसी ने कम किया है तो गोल्डन वाल, फिर एक नॉर्मल उस तरह से होता है। तो सारे ये हमारे डोनर हैं और डोनर इंडिया से ही नहीं, यूएसए, यूके, सभी जगह से डोनर हमें प्राप्त। 100 बेड जो कि 225 बेड तक इसको बढ़ाया जा सकता है। अत्याधुनिक नेत्र चिकित्सालय में आधुनिक तकनीक, अनुभवी डॉक्टर और सेवा भाव मिलकर हजारों गरीब और जरूरतमंद मरीजों की आंखों में नई रोशनी जगा रहे हैं आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल। आज वर्ल्ड आई साइट डे है और आज का थीम हमने रखा हुआ है लव योर आईज। आज इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर भरत सिंह जी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष शो पे जिसका हमने आज नाम रखा हुआ है लव योर आईज। जी सर, हमारी रिसर्च टीम ने जब उन्हें ये पता चला कि हम
वर्ल्ड आई साइट डे के दिन ये शो करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ आंकड़े हमारे साथ प्रस्तुत किए जी जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, जी और उसके पश्चात हमें भी आपकी राय उस पर चाहिए कि कितना इन आंकड़ों की रियलिटी है। WHO डेटा दर्शाता है कि दुनिया भर में 2.2 अरब से ज्यादा लोग दृष्टि बाधित है, बिल्कुल जिसमें से 1 अरब लोग ऐसे हैं जिनकी दृष्टि की समस्या को रोका जा सकता था, या यूं कहें तो उनका इलाज किया जा सकता था। जी वहीं भारत की अगर मैं बात करूं तो 5 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी प्रकार की दृष्टि समस्याओं से पीड़ित हैं। जी एक डेटा यह भी दिखाता है कि भारत तीसरे नंबर पे है। अलग अलग रिसर्च सेंटर के अनुसार माने तो भारत में लगभग 2.4 करोड़ से लेके 4.95 करोड़ लोग दृष्टि बाधित हैं, जबकि 5.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें दृष्टि सुधार की आवश्यकता है, लेकिन वे किसी तरह के उपचार या सुधार नहीं करा पा रहे हैं, या जो भी समस्या रही हो। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे इन मुद्दों पे आपकी क्या राय है। तमाम एक्सपर्ट, भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। हमने कोविड जैसी महामारियों से हमने लड़ाई लड़ी, पूरे देश के सामने हम जननायक बन के आए। भारत एक ग्लोबल गुरु बन के आया पूरे कोविड की महामारी में, जहां भारत एक पायनियर हीरो बन के आया। उस देश में ऐसी समस्याएं कहना सर, सबसे पहले तो जो आपका मैं बात करना चाहूंगा, जो WHO को जो आपने डेटा जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, ये डेटा जनरली पूरे विश्व को बताता है कि कौन सा विकासशील देश है, कौन सा प्रगति कर रहा है, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री, उनसे ये डेटा लिया गया है। मैं बात करना चाहूंगा भारतवर्ष की, और स्पेशली भारतवर्ष में भी यूपी में जो वाराणसी में हमारा हॉस्पिटल है आरजे शंकरा, वहां की। तो डाटा जो आपने लिया है बिल्कुल फैक्ट है। कुछ एड ऑन करना चाहूंगा कि यहाँ वाराणसी के आसपास यदि हम ये समस्या देखें अंधता वाली, जिसके लिए आरजे शंकरा काम कर रहा है, वाराणसी और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में लगभग 19 लाख को कैटरेक्ट, यानी कि जिसे हम हिंदी में या लेमन टर्मिनोलॉजी में मोतियाबिंद कहते हैं, उनको ये बीमारी है। इसे हम बीमारी भी नहीं समझेंगे, बीमारी भी नहीं मान सकते, बिकॉज ये जो समस्या है ये हमेशा उम्र के साथ होती है जी। 45 ईयर यानी कि 45 साल से ऊपर यदि कोई रहेगा तो उनमें चांसेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं मोतियाबिंद के जी। तो बीमारी तो नहीं कहूंगा, बट यस, बीमारी इसलिए होती है क्योंकि वो दृष्टि को कहीं ना कहीं बाधित करती है। जो आंखों के ऊपर जो रोशनी है, जिससे पुतली जो देखती है, उसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है, जिसे हम कैटरेक्ट या मोतियाबिंद कहते हैं। सो ये टोटल आंकड़ा 19 लाख के लगभग है। और यदि हम बात करना चाहें, बुजुर्गों में ज्यादातर ये बीमारी या समस्या पाई जाती है। जनरली आप देखें, यदि एक संतुलन बनाने के लिए एक डिफरेंस यदि आप देखना चाहें, डिफरेंशियल उसमें देखना चाहें, शहर और ग्रामीण लगभग समानता से बीमारी पाई जाएगी। बट यस, हम देखें गांव की समस्या और शहर की समस्या दोनों अलग अलग है। उनका लिटरेसी लेवल वो देखें, एजुकेशन लेवल देखें, तो जो शहर में रहेगा उसके लिए सुविधाएं उन तक पहुंचना बहुत आसान है। वाराणसी में है हॉस्पिटल, वाराणसी में जो यहाँ के लोकल है, जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, यहाँ के जनता के लिए हॉस्पिटल बहुत पहुंच तक उनके उसमें है, रीच में है। बट आसपास के हम गांव की बात करें, उनको कंपेयर करें यहाँ की यदि जनता के साथ में, उनका लिटरेसी लेवल, एजुकेशन लेवल, बाकी और भी संसाधन कि यहाँ का उनको पता है या नहीं पता है कि इस तरह की समस्या होने पे हमें कहाँ दिखाना पड़ता है, तो ये भी एक अलग से मुद्दा जो आगे हम डिस्कस करेंगे। आपने 19 लाख नंबर का जिक्र किया। ये जो 19 लाख नंबर है, ये पूर्वांचल का नंबर है या यूपी का नंबर है? ये टोटल यूपी का तो नहीं बोलूंगा मैं, बट वाराणसी और उसके आसपास इलाके में यदि हम मेजर डिस्ट्रिक्ट हम पकड़ लें, 10, 12 या 15 डिस्ट्रिक्ट हैं या इनसे सटे हुए जो हैं इलाके, उनका मैं नंबर बता रहा हूँ, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों का संख्या सम्मिलित है। दोनों का संख्या सम्मिलित है। तो आपके हिसाब से 19 लाख हमारे पास अवेलेबल बिल्कुल पेशेंट है जिनको इस समस्या से वो जो जूझ रहे हैं, आंखों की किसी न किसी समस्या से वो जूझ रहे हैं, किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप का लगभग 16 साल
का तकरीबन जी। अनुभव है मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि आप IIM अहमदाबाद के एलुमनाई भी रहे हैं, साथ ही साथ आप इस समय इस संस्था के यूनिट हेड हैं। जी। एज ए यूनिट हेड आप इसको कैसे देखते हैं कि 19 लाख लोग अगर चैलेंज्ड है इस समस्या से, तो आप एज ए यूनिट हेड इस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाएंगे? जी, हमारा यहाँ पे आरजे शंकराय हॉस्पिटल का जो मुख्य उद्देश्य था वो अंधता निवारण को लेकर था। जो भी हमारा मिशन और विजन है वो अंधता निवारण से रिलेटेड है, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो। तो इसलिए हम दो तरीके से हम काम करते हैं सर। हमारा जो हॉस्पिटल है ट्रस्ट वाला हॉस्पिटल है, नॉट फॉर प्रॉफिट। यानी कि इस हाथ यदि हम किससे लेते हैं वो हाथ हम दूसरा हाथ गरीबों के लिए हमेशा उनकी रीच में रहेगा। तो मोटा मोटा हम देखें तो दो तरह की कम्युनिटी में हम डिवाइड कर सकते हैं, अफोर्डेबल और नॉन अफोर्डेबल। हमारा मुख्य उद्देश्य नॉन अफोर्डेबल कम्युनिटी है। ओके। नॉन अफोर्डेबल कम्युनिटी जो ग्रामीण क्षेत्र में, रिमोट एरिया में या कहीं और जगह रह रहे हैं जहां पर उनको चिकित्सा की सुविधा नहीं पहुंच पा रही, चाहे वो वाराणसी के आसपास हो चाहे वो पूर्वांचल में हो। तो हमारा इस मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम जगह जगह जाके भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट उनकी परमिशन लेके वहां पे हम कैंप चलाते हैं। कैंप के दौरान हम मरीजों की स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग से जो भी मरीज पाया गया कि हाँ इसे मोतियाबिंद है, उसको यहाँ पे लाया जाता है। लाने की व्यवस्था, यहाँ रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, इसके अलावा सर्जरी की व्यवस्था, उसके बाद उनकी मेडिसिन की व्यवस्था, उसके बाद उनको वापस उसी स्थान पे छोड़ने की व्यवस्था, और तो और 1 महीने बाद फॉलोअप के लिए हम वापस वहां जाके उसको देखते भी हैं मरीज को कि रोशनी बढ़ी या घटी या और तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त गरीबों के लिए, नॉन अफोर्डेबल कम्युनिटी के लिए, स्पेशली मोतियाबिंद के लिए भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, अपना लोकल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम ये करते हैं। मतलब आप डोर टू डोर सर्विसेज एक तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट अपने घर में है तो उसको अपना दहलीज भी पार करने की जरूरत नहीं है। आरजे शंकरा वहां पहुंचेगा, उनका डायग्नोसिस करेगा, स्क्रीनिंग करेगा, फिर उनकी सर्जरी करेगा, पोस्ट सर्जरी भी जाके उनके घर पे पहुंचाने का काम भी आरजे शंकरा करेगा। बिल्कुल। खाना खिलाने से लेके पूरी जो भी उस प्रोसीजर के टाइम पे जो भी फैसिलिटी होगी वो आरजे शंकरा मुहैया कराएगा और उनको घर तक छोड़ने तक का पूरा कार्य आरजे शंकरा करेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक तो हो गई कि आप हेल्थ केयर कैंप लगाते हैं ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके। फिर भी एक मिथ बना हुआ है कि इतना बड़ा इंफ्रा है, इतना आलीशान हॉस्पिटल बना हुआ है, तो एक जो गरीब तबका है वो ये सोचता है कि वहां जाएंगे तो ऐसा ना हो कि लूट जाए। और भी हाई हॉस्पिटल हैं जो बहुत महंगे महंगे चार्ज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आरजे शंकरा भी उसी कैटेगरी में खड़ा हो गया है। एक है तो जो कि ये चैलेंजेस आप भी महसूस करते होंगे। जी, ये चैलेंज हमारे लिए इतना ज्यादा है नहीं एक्चुअली। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस हॉस्पिटल का जो मुख्य उद्देश्य था वो, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, गरीबों और नॉन अफोर्डेबल कम्युनिटी का इलाज करने के लिए था। अब नाउ ये हमारी जिम्मेदारी के साथ साथ वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो सुविधाएं मिली वो बिल्कुल आला दर्जे की विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं। आसपास के क्षेत्र में आप देखेंगे इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतने अच्छे से मेंटेन्ड हॉस्पिटल, जहां पे 8 मॉड्यूलर ओटी एक साथ चलाने की क्षमता रखने वाला हॉस्पिटल है ये। तो ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि इन भ्रांति को धीरे धीरे हम दूर करें, और हो भी रही है क्योंकि जो रेस्पॉन्स हमें गांव से और शहरी क्षेत्र से मिल रहा है वो भ्रांतियां दूर होने की वजह से ही मिल रहा है। जो भी पेशेंट यहाँ पे आते हैं बिल्कुल वो देखते हैं कि सारा सब कुछ यहाँ पे देखना, चिकित्सा, सर्जरी और भी कोई इन्वेस्टिगेशन जो भी हो रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी इतना ही मायना रखती है जितना वहां आके देखना है उनका। तो अभी ये थोड़ा टाइम लगेगा बट ये सारी भ्रांतियां हम दूर कर देंगे। डॉक्टर साहब, आप आर्मी के भी डॉक्टर रहे हुए हैं, ठीक है, आप क्लिनिशियन भी रहे हुए हैं, आपने MBBS की पढ़ाई भी करी हुई है, उसके बाद फिर आप मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन में आए। आपको क्या लगता है सर, आपके अभी तक के आपके अनुभव
और जितना आपने जानकारी संचय की है कि दृष्टि समस्याओं में प्रमुख कारण क्या रहे हैं, अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो? जी, बेसिकली यदि हम देखें, अंधता को देखें, एक ब्लाइंडनेस को देखें, तो ब्लाइंडनेस का मुख्य कारण 2 या 3 ही हम पाएंगे। पहला है रिफ्रैक्टरी एरर, यानी कि आंख की जो समस्या है, सही टाइम से चश्मा ना लगवाया हो, चश्मा लगाने के बाद समस्या दूर हो जाती है। तो रिफ्रैक्टरी एरर मैक्सिमम पेशेंट में रिफ्रैक्टरी एरर की वजह से अंधता या उनकी रोशनी कम होना पाया जाता है। दूसरा मुख्य कारण उनका है कैटरेक्ट, यानी कि मोतियाबिंद, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। और तीसरा आप अन्य मान सकते हैं, जिसमें कि बाकी समस्याएं हो सकती है, क्रिएटोपैथी हो सकती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी भी हो सकता है, बाकी अन्य समस्या। तो मुख्य 2 ही समस्याएं हैं, रिफ्रैक्टरी एरर पहला, दूसरा कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद। क्रिटिकल समस्याओं की अगर बात करें तो? क्रिटिकल में एस ऑफ नाउ यदि हम देखें तो ऐसा कोई क्रिटिकल समस्या में कुछ ऐसा है नहीं इंडिया में। आप देखें कि जिसको और ज्यादा निदान की आवश्यकता है या और ज्यादा हम कुछ कर सकते हैं उन चीजों के लिए, वो हम देखेंगे कि आंखों के कैंसर के लिए। ओके। जैसे रेटिनोब्लास्टोमा हुआ, उनकी सुविधाएं हम मुहैया करवा सकते हैं आगे, यदि हमारी तकनीकी विकास यदि हम करना चाहें तो, ये एक्सपांशन के थ्रू। तो इस बारे में हम सोच रहे हैं। आपने हेल्थ कैंप की बात करी जी, गरीबों के उन्मूलन की बात करी कि भारत सरकार, राज्य सरकार और ये ट्रस्ट बिल्कुल अजय शंकर आई हॉस्पिटल सिर्फ अंधता को मिटाने के लिए कार्य कर रहा है। जी। क्या कोई नॉर्मल गरीब चल के अगर हॉस्पिटल आए जी, तो उसको वो सुविधा तुरंत मुहैया होगी? बिल्कुल। गरीबों के लिए सर, यदि यहाँ चल के आएंगे भी तो हमारा एक प्रोसीजर है, जो अगर वो हेल्थ कैंप से नहीं आते हैं तो, हाँ, जो आपका प्रॉपर चैनल है, बिल्कुल, अगर वो उसको फॉलो नहीं करते हैं, उनकी कोई ऐसी समस्या आई कि वो डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंच गए सर, तो कैटरेक्ट या मोतियाबिंद ऐसी समस्या है जिसका एकदम से कोई इमरजेंसी नहीं है। जी, यस, हमारे पास पूरी हेल्प डेस्क है, पूरा एक आउटरीच डिपार्टमेंट है जो कम्युनिटी वार्ड करके है, वहां पे भी पूरी हमने सुविधाएं दी है। हम उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। सपोज कि पेशेंट किसी XYZ इलाके का है, उस इलाके में या उसके आसपास के इलाके में हम आने वाले समय में कोई कैंप करवा रहे हैं कि उस कैंप को करवाने के लिए कोई को स्पॉन्सर वहां पे होता है हमारा। यहाँ पे विलेज हेल्थ वर्कर भी होते हैं, उनका हम नंबर उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं और उनको पूरा गाइड करते हैं कि इस दिन, इस तारीख को, इस समय आप यहाँ पे उपस्थित रहें। आपको वही ले जाने, लाने, खाने, पीने, सर्जरी, वापस रीचेक के लिए सब कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। बट यस, प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज जो भी पेशेंट जिस इलाके का है वहाँ लोकल हेल्थ अथॉरिटी से हमें परमिशन लेनी पड़ती है और उनकी सर्जरी से रिलेटेड जो कागजात हैं वो उन अथॉरिटीज को सबमिट भी करने पड़ते हैं। अच्छा। तो एक ये प्रोसीजर बना हुआ है, उसको हम तोड़ना नहीं चाहते। हाँ, उनको यदि कोई आता है यहाँ पे, डेफिनेटली उन्हें गाइडेंस देते हैं, क्योंकि कैटरेक्ट या मोतियाबिंद इतना कोई इमरजेंसी वाला नहीं है। 2 दिन, 10 दिन या 1 महीने हम रुक भी सकते हैं, बट यदि हाँ इमरजेंसी है तो उसका इलाज तुरंत होगा। क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट या ऐसी कोई सुविधाएं कि आप गरीबों के लिए कुछ बेड रिजर्व करते हैं? जी बिल्कुल। यदि हम देखें जो हमारा उद्देश्य था उसके हिसाब से ये हॉस्पिटल 100 बेडेड हॉस्पिटल है सर। उसमें हमारे पास एट ए टाइम 80-20 मॉडल हम फॉलो करते हैं। उसी मॉडल को आगे बढ़ाते हुए यदि हमारे पास आज की तारीख में 100 बेड हैं, 80 बेड गरीबों के लिए, कम्युनिटी के लिए रिजर्व है। ओके, किसी भी दिन? बिल्कुल। एक जो बहुत साधारण सा सवाल है कि किसी के लिए भी कोई भी ये पूछेगा कि कौन कौन से विभाग यहाँ पे उपलब्ध है या सारे विभाग उपलब्ध हैं और कौन कौन से अत्याधुनिक तकनीक के मिशन मौजूद है जिससे सर्जरी पे क्या प्रभाव पड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने इनॉग्रेटल स्पीच में एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि ये हॉस्पिटल आधुनिकता और आध्यात्मिकता का संगम है। बिल्कुल। ठीक है, तो उसी दिशा में मेरा ये सवाल है कि कितने ऐसे ब्रॉड विभाग हैं, कितनी अत्याधुनिक मशीनरी है यहाँ पे इस हॉस्पिटल में? यदि हम सबसे पहले अत्याधुनिकता की बात कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की। जी।
इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ देखेंगे तो हमने जितने भी हमारे वार्ड्स हैं, चाहे वार्ड के अलावा ओटी हो, ऑपरेशन थिएटर हो, उनकी डिजाइन प्लानिंग इस हिसाब से की गई है कि उनका इन्फेक्शन कंट्रोल मैक्सिमम हो सके, मैक्सिमम इन्फेक्शन फैले। तो मिनिमम इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर में है। दूसरा, 8 मॉड्यूलर ओटी है जिनसे इन्फेक्शन होने का चांसेस और डाउन होता है। मॉड्यूलर ओटी में बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मॉड्यूलर ओटी को साफ सफाई करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और आंख एक ऐसा, यदि आप देखेंगे, एक ऐसा अंग है हमारे शरीर का जिसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जी। और एक बार आंख यदि खराब हो गई तो दोबारा दृष्टि आना बड़ा मुश्किल होता है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस को हम 100% पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, इनफैक्ट हाउसकीपिंग स्टाफ भी आप देखें तो उसी तल्लीनता से फॉलो करता है जिस तल्लीनता से डॉक्टर फॉलो करता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई। दूसरा, आप यदि देखें टेक्नोलॉजी या एडवांसमेंट इन द मैन पावर में हमारे पास यहाँ पे हमारे सीएमओ हैं डॉक्टर सप्तगिरीश सर जी। उनके पास 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस ओनली और ओनली आंख के क्षेत्र में ही है, आंखों की सर्जरी में। बाकी और डॉक्टर रिद्धि आर्या करके हैं, ये रेटिना स्पेशलिस्ट हैं जो ओनली रेटिना के लिए ही काम करती हैं। बाकी भी देख सकती हैं बट रेटिना के लिए शी इज स्पेशलाइज्ड। दूसरा है डॉक्टर राहुल हैं, वो ग्लूकोमा के लिए स्पेशलाइज्ड है। एक सब्जेक्ट है स्पेशलिटी के अंदर सब स्पेशलिटी। सब स्पेशलिटी में यदि आप बात करेंगे, आप इसे सुपर स्पेशलिटी भी बोल सकते हैं। तो डॉक्टर राहुल है वो ग्लूकोमा के लिए स्पेशलाइज्ड, डॉक्टर रिद्धि आर्या रेटिना के लिए, डॉक्टर ओम शंकर रेटिना के लिए, और तो और बच्चों की आंखों की समस्या के लिए पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी हमारे पास है, डॉक्टर दिव्या। ओकुलोप्लास्टी के लिए यदि आप बात करें तो ओकुलोप्लास्टी के लिए डॉक्टर सप्तगिरीश सर। बाकी कोर्निया से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो अपना मोतियाबिंद से रिलेटेड हो, वो सारे डॉक्टर लगभग सभी स्किल्स उनके पास होती हैं करने के लिए। और अगला, यदि हम इक्विपमेंट्स की बात करें, सॉरी मैं आपसे रोकना चाहूंगा, इक्विपमेंट्स की बात करें, इक्विपमेंट्स में जो भी टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, चाहे वो ए स्कैन हो, चाहे बी स्कैन हो, चाहे HFA हो या अदर कोई ऑप्टोमेट्री के लिए और कोई इंस्ट्रूमेंट हो, सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उसी के साथ उपलब्ध है। आपने अभी ऑटोलोप्लास्टी का नाम लिया जी। लोग यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो प्लास्टिक सर्जन जैसे ही होते हैं, जबकि जब मैंने रिसर्च किया, थोड़ा पढ़ा, तो ये जाना कि थोड़ा डिफरेंट होता है ऑटोलोप्लास्टी। मैं दर्शकों को बता दूं कि मैं आगे चल के डॉक्टर राम बाटला सर से भी बात करूंगा जी, ठीक है, इस विषय पे। ये ऑटोलोप्लास्टी का क्या रोल होता है सर? सर बेसिकली यदि ओकुलोप्लास्टिक आप देखें तो जब भी आंख की समस्या, चाहे वो जो हमारी आंख का आसपास ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है सर जी, स्ट्रक्चर यदि कहीं खराबी उसमें मिले, चाहे वो आपका स्किन से रिलेटेड हो, चाहे आपकी मसल्स लेयर से रिलेटेड हो, चाहे पाल्पेब्रा से रिलेटेड हो, चाहे आई लैशेस से रिलेटेड हो, तो उसमें हल्का सा हम सर्जिकल करेक्शन वो करते हैं ताकि रोशनी बराबर बनी रहे और साथ में एक जो हम बोलते हैं कि फेशियल डिसफिगरेशन ना हो उसको, कि आंखें उसकी एकदम से जिस तरह से राइट आंख है उस तरह से लेफ्ट दिखे, राइट। तो इस तरह से उनका एक छोटा सा एक करेक्शन, सर्जिकल करेक्शन हम बोलते हैं, उसको हम ओकुलोप्लास्टी बोलते हैं। जी, आप मुझे जानकारी दीजिएगा। मेरा एक पर्सनल अनुभव है, मेरी माताजी के बाल, आंख के अंदर, पुतलियों के अंदर बाल जम जाते हैं। क्या ये ऑटोलोप्लास्टी के अंतर्गत आता है? नहीं, ओकुलोप्लास्टिक के लिए हम सीधा नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि सबसे पहले यदि एक कारण हो सकता है, आप मुझे एक समस्या बता रहे हैं, उसको जानने के लिए 17 उससे रिलेटेड चीजें हमें देखनी पड़ेगी। तो जब तक हम माताजी को देखेंगे नहीं कि एक्चुअल में क्या रीजन है, तब तक हम वो बता नहीं पाएंगे। वो जांच के बाद ही पता लगेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में। और भी काफी कारण हो सकते हैं, तो हमें वो कोरिलेट करने पड़ते हैं। जी, अभी 8 साल होने को है जी। मुझे लगता है 15 दिन बाद आपके संस्थान को पहली वर्षगांठ मनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्रभाव रहा, कितने नंबर ऑफ पेशेंट आए टिल ईयर, अगर ये जानकारी आप साझा कर पाए? जी बिल्कुल, मुझे ये जानकारी देते हुए काफी खुशी हो रही है। और जिस तरह से ये सहयोग वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र से, यहाँ की जनता से,
यहाँ के बड़े महानुभावों से और तो और यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जो हमें सहयोग मिला, आपको ये जान के बिल्कुल खुशी होगी कि अभी तक हम लगभग 20,000 आई स्क्रीनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों के लिए कर सके। वो स्क्रीनिंग करने के बाद में लगभग 4,000 फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा शून्य, 4,000 ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर चुके हैं। यदि दूसरी तरफ अफोर्डेबल कम्युनिटी के लिए हम बात करें तो लगभग 70,000 पेशेंट हम देख चुके हैं। 70,000 पेशेंट इन अ ईयर? हाँ, एक साल में भी पूरा नहीं, अभी नहीं। ओपीडी हम देख चुके हैं। ओपीडी देख चुके हैं, यस। और लगभग 5 से 6,000 ऑपरेशन भी कर चुके हैं। सर्जरी लगभग 6,000। सर्जरी यदि आप टोटल सर्जरी की बात करें, तो लगभग हम 9 से 10,000 सर्जरी परफॉर्म कर चुके हैं। अपने संस्थान ने लक्ष्य रखा है कि 30,000 मुफ्त सर्जरी 2026 तक। जी, आपको क्या लगता है कितना अचीवेबल है? हाँ सर, ये लक्ष्य हमेशा, यदि आप बोलेंगे तो लक्ष्य हमेशा भेदने के लिए होता है। जी बिल्कुल। आपको किसी भी संस्था को यदि कहीं पे खड़ा करना है तो कहीं ना कोई टारगेट होना चाहिए। और जो ये टारगेट हमने रखा है बिल्कुल मानकता के आधार पे, सोच समझ के रखा है, तो हम इसे पक्का पूरा करेंगे। अभी तक जो हमारी सर्जरी हो चुकी है वो पिछले साल, इस साल, जब से हम आए हैं 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ है, बट इसको हम कर लेंगे। और हमारी कैपेसिटी भी इस हिसाब से हम रखते हैं। यदि आप संस्था की बात करें कैपेसिटी की, एक दिन में हमारे पास 100 सर्जरी करने की व्यवस्था यहाँ पे है। 8 ओटी है, टोटल 15 का स्टाफ हमारे पास है जो सर्जन है, सर्जन। तो उनके हिसाब से हम यदि 1 महीने में देखें तो 24 से 2500 सर्जरी हम कर सकते हैं। तो वो आंकड़ा यदि आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 के लगभग वो बैठेगा। बट यस, इनिशियली हमें प्रॉब्लम आ रही है कि रीच जो होनी चाहिए गांव तक, कस्बे तक। मेरा अगला सवाल उसी से, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यस, हम इसे आंकड़े को पालेंगे। आरजे शंतरा हॉस्पिटल की जो पहचान अभी तक बनी है वो गांव में लगने वाले कैंपों से है। जो आपका गांव को कनेक्ट करने का जो आउटरीच टीम आपके यहाँ की काम करती है, आपके अनुसार वाराणसी यूनिट, अगर हम पूर्वांचल के वो 10 जिलों की बात करें तो कितने गांव और कितने जिलों तक आरजे शंतरा पहुंच पाया है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इसे पूरे पूर्वांचल के लिए फायदा बताया था। और मैं तो यूं कहूंगा, जब हम बात पूर्वांचल की करते हैं तो 3 इससे सटे हुए और भी राज्य हैं जो इससे प्रभावित होते हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार। क्योंकि पूर्वांचल को हेल्थ केयर हब बनाने की बात हो रही है, तो पूर्वांचल में जो सबसे ज्यादा पेशेंट, चाहे आप बीएचयू के भी देखें, ससुंदरलाल हॉस्पिटल की भी देखें, ट्रामा सेंटर को देखें, तो बिहार से एक जनता आती है सबसे ज्यादा। अगर आप 70% 80% पेशेंट आप देखेंगे तो वो बिहार से चलते आती है। उनके लिए अगर पटना पहुंचना मुश्किल है, वाराणसी पहुंचना आसान है। अगर कोई बक्सर में रहता है जो बलिया के उस पार है गंगा के, तो वो बक्सर न जाके वो वाराणसी की तरफ कूच करता है। तो हम कहीं ना कहीं, हमारा बॉर्डर जो होता है वो झारखंड से है, बिहार से है, तो 3 और राज्यों को भी हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अभी तक का कैसा आउटरीच प्लान रहा है? हम कितनी जगहों तक पहुंच पाए हैं और आगे की क्या योजना है? जी, अभी तक यदि हम एक प्लान की बात करें जो हमारा, तो मोटा मोटा हम देखें वाराणसी और उसके पूर्वांचल के आसपास जितने भी जिले, कस्बे या गांव होंगे, तो टोटल हमारी रीच 10 जिलों तक बन चुकी है। 10 जिलों में से 5 या 6 जिलों की परमिशन हमारे पास है वहाँ कैंप कंडक्ट करवाने की। बाकी जो जिले हैं उनसे हम टेम्परेरी परमिशन लेके वहाँ कैंप करवा सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। एक प्रोसेस ये बना हुआ है कि आपको लोकल हेल्थ अथॉरिटी से परमिशन, चाहे परमानेंट परमिशन 1 साल की लो या उस पर्टिकुलर कैंप की लो, तो परमिशन हमें इजीली मिल जाती है। इतना सपोर्ट हमें लोकल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहा है जगह। परमिशन के अलावा और क्या एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करता है? सर, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट में परमिशन मिलना ही सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, यस। तो इतना यदि उनका सपोर्ट हो जाता है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। आपने अभी पिछली कन्वर्सेशन में जिक्र किया को स्पॉन्सर का। यस। तो ये को स्पॉन्सर्स का कितना रोल होता है और कौन होते हैं ये लोग? सर, यदि आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल यहाँ पे स्थापित है
तो उनको ले जाने का, गांव गांव तक पहुंचाने का काम को स्पॉन्सर करते हैं। अच्छा। को स्पॉन्सर वो होते हैं सर जो लोकल वहां के लीडरशिप हो, चुने हुए लीडर, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो प्रधान हो, या प्रधान या सरपंच भी नहीं हो तो हो सकता है कोई भी प्रिंसिपल हो, स्कूल के बड़े प्रिंसिपल हो, जिनकी वहां लोकल जनता में पहुंच है। क्यों? क्योंकि आरजी शंकरा को कोई भी गरीब क्यों चुने? तो सबसे पहले तो उसको लगता है, जो भी बंदा है या जो भी पेशेंट है, उनको ये लगता है कि भाई इनका मोटिव क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी क्यों करवा रहे हैं, क्या इसका मोटिव है। तो उनको एक ट्रस्ट डेवलप करने के लिए हमेशा हमें को स्पॉन्सर की जरूरत होती है, जो हमें कनेक्ट करता है लोकल जनता से और शंकरा हॉस्पिटल को। तो ये इंपॉर्टेंस को स्पॉन्सर की। अभी तक बिहार के कितने पेशेंट हैं या अलग अलग राज्यों के पेशेंट की संख्या क्या देखने को मिली है? हाँ, हमारे पास आसपास के जुड़े, आप चाहे झारखंड से लें या बिहार से लें या छत्तीसगढ़ से लें, उनकी संख्या इतनी ज्यादा तो नहीं है, बट हाँ आसपास के क्षेत्र में पहचानने लगे कि शंकरा हॉस्पिटल है। और इसी को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आपने भी बोला और प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ से उद्घोषणा की थी कि पटना में भी, ताकि बिहार की जनता और आसपास के क्षेत्र को भी, जो सटे हुए हमारे प्रांत हैं, उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो इसके लिए जुलाई में हमने भूमि पूजन अभी यहाँ पे पटना में किया है आरजे शंकरा का। बहुत बहुत तो 1.5 या 2 साल में 18 महीना हम जनरली लेके चलते हैं। तो लगभग यदि कुछ डिले भी कहीं पे से होता है तो लगभग 1.5 से 2 साल में हम बना के वो अपना बिहार की जनता को समर्पित करेंगे। आजकल सर एक बड़ी समस्या पिछले 5-10 सालों से हम देखें तो बच्चों में ये समस्या पाई जा रही है कि बच्चों की आंखें बड़ी कमजोर हो रही हैं। वो स्कूल में ही जा रहे हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, सेकंड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में, तो वो मोटे मोटे चश्मे लगा के जाते हैं। स्कूल लेवल पे कैंपेनिंग क्या स्थिति है? क्या स्कूल में ऐसी स्क्रीनिंग कराई जा रही है जहां बच्चों में ये समस्या है? बच्चों के साथ डायबिटिक पेशेंट में इस तरीके की समस्या आँख की रोशनी को लेके आ रही है, तो डायबिटिक मरीजों की जो रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग भी की जा रही है, कैसे कर रहे हैं उसको? जी बिल्कुल। यदि हम इसे 2 भागों में बांटना चाहें, बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए, वयस्क के लिए, तो बच्चों के लिए हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो आँख का प्रॉब्लम होता है सरकारी हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल में यदि जो भी तबका जाएगा, वो जो एक जनरल ट्रेंड सेट है कि हाँ वहां पे गरीब ही पढ़ते हैं, वो थोड़े से वंचित होते हैं। तो हमारा जो मेन टारगेट पॉपुलेशन होता है वो सरकारी हॉस्पिटल पहला है। अच्छा। वहां पे जाके आंखों की स्क्रीनिंग करना उनकी, बच्चों हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके। और इस प्रोग्राम का नाम हमने दिया है रेनबो प्रोग्राम। रेनबो? यस। रेनबो प्रोग्राम के अंतर्गत हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनिंग करते हैं। और जैसा हमने बोला कि ये ट्रस्ट है, तो हमारे पास कोई इस तरह से संसाधन या पैसा अलग से है नहीं। तो यदि को स्पॉन्सर हमें मिलते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें चश्मा प्रदान भी कर सकें। को स्पॉन्सर 2 तरीके से हो सकते हैं, अगर मैं समझ पाया हूँ ठीक से। एक तो को स्पॉन्सर जो हमारे यहाँ कहावत है तन मन धन, ठीक है, तो वो तन और मन से को स्पॉन्सर कि आउटरीच में मदद करे। एक हो गया धन कि वहां के कोई लोकल लोड है या लोकल ब्रांड है तो वो चश्मे के लिए वो पैसा अनुदान दे दे, तो उनको चश्मा भी फ्री में मिल जाए। बिल्कुल सही सर। एज ए CSR एक्टिविटी दे या एज ए डोनेशन, एज ए डोनेशन किसी भी प्रारूप में वो दे सकते हैं। ऐसे केसेस के नंबर अगर आप बताना चाहें। हाँ, कि बच्चों कहाँ, बच्चों में जो बेसिकली यदि हम सरकारी या प्राइवेट स्कूल्स में भी देखें तो जनरली उनका प्रॉब्लम होता है वो रिफ्रैक्टरी एरर को लेके होता है। इतना मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, जो नॉर्मल चश्मा लगाने के साथ में समस्या चली जाती है। जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में, लेमन टर्मिनोलॉजी में बोलें तो आंखों की समस्या एक चश्मा लगाने से चली गई तो दैट इज डिफरेंट। वो कोई बीमारी में भी हम उसे काउंट जनरली नहीं करते हैं। दूसरा जो हम बात कर रहे थे डायबिटिक रेटिनोपैथी की, ये जनरली वयस्क में होता है, एडल्ट्स में होता है। और ये यदि हो रहा है तो इसके पीछे भी 2-3 कारण यदि हम देखें, क्योंकि आजकल यदि हम देखते हैं मैक्सिमम जो देखेंगे हमारा बीमारियों का एक ट्रेंड देखेंगे
चाहे वो यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे भारतवर्ष में हो, वो ट्रेंड है हाइपरटेंशन और डायबिटीज का। तो हम डायबिटीज और हाइपरटेंशन को तो खत्म कर देते हैं उनकी गोलियां लेके या उनका इलाज करवा के, बट साथ ही साथ हम ये भूल जाते हैं कि ये डायबिटीज और हाइपरटेंशन और किस किस अंग को इफेक्ट डालेगी। वो ब्रेन को भी डाल सकती है, किडनी को भी डाल सकती है, आपकी आंखों को भी डाल सकती है। तो यदि डायबिटीज का इम्पैक्ट यदि आपकी आंखों में होगा तो डायबिटिक रेटिनोपैथी करके ये एक बीमारी होती है। तो मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि यदि डायबिटीज किसी को है तो समय समय पर अपनी आंखों की जांच भी वो करवाते रहे। हमने लगभग सारी बात कर ली, पेशेंट की आउटरीच कैसे है, सर्जरी के क्या क्या हमारे यहाँ सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध है। एक बड़ा सवाल आ जाता है पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शंस होते हैं जी। महिलाएं बहुत सारे प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर पाती गांव की। मान लीजिए उन्होंने मोतियाबिंद का कैटरेक्ट का ऑपरेशन तो करा लिया, सर्जरी करा लिया, लेकिन हो सकता है उनको चूल्हा पे खाना बनाना पड़ रहा हो या घर के और काम काज करने पड़ रहे हो, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हॉस्पिटल की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? मरीज की तो जिम्मेदारी है ही, हॉस्पिटल इस इन्फेक्शन रेट को कैसे मॉनिटर करता है? जी, मैं बताना चाहूंगा इन्फेक्शन से रिलेटेड ही ये बात कि एक तो पहले मिथ था कि इस सीजन में हम इलाज करवाएं, इस सीजन में इलाज नहीं करवाएं, ये भी एक बड़ा मिथ था। हाँ। तो गर्मी में करवाना नहीं करवाना ये एक मिथ फैला हुआ है, फिर बारिश में करवाना नहीं करवाना ये अलग तरह का मिथ है। तो मैक्सिमम जो है यहाँ पे वो प्रेफर करते हैं कि हम सर्दी में ऑपरेशन कराएं। बट टेक्नोलॉजी काफी कुछ चेंज हो चुकी है। पहले जो चीरा लगता था, इंसिजन जो लगता था वो काफी बड़ा होता था जी। अब यदि मोतियाबिंद की बात करें तो हम यहाँ पे मैनुअल फेको का इस्तेमाल करते हैं। मैनुअल फेको क्या होता है सर? ये मैनुअल फेको में यदि आप देखेंगे तो चीरा एकदम मिनिमम लगेगा, यानी कि आपके घाव तुरंत भरने की गारंटी पक्की। अच्छा। आप सेम डे मरीज को डिस्चार्ज कर दें, घाव 1 या 2 दिन में 48 घंटे में भर जाता है। तो न तो आप चूल्हे पे आप खाना बनाते हैं, न धुएं की समस्या, न कोई इन्फेक्शन की समस्या। आप गर्मी में करवा रहे हैं, पसीना भी आंखों में जा रहा है, तब भी कोई इन्फेक्शन की समस्या नहीं है। तो मैनुअल फेको के आने से जब से चीरा लगना कम हुआ है या उसकी जो साइज है वो कम हुई है, तो उससे समस्या काफी कम हो गई है। तो अब इस तरह की समस्या हमें देखने को नहीं मिलती। बट यस, अभी भी आप रिमोट एरिया और विलेज में यदि जाएंगे तो भ्रांति है, तो उस भ्रांति को दूर करना है हमारा काम है, जो हम कैंप के माध्यम से करते हैं। दूसरा, यदि आप पेशेंट एजुकेशन की बात करें, जो हमारा दायित्व है कि हमारी तरफ से क्या दायित्व बनता है, तो इसकी मैं बात करूंगा कि जब भी हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं तो हम उन्हें डिस्चार्ज और एडमिशन के टाइम पे पूरा हम उन्हें वीडियो भी दिखाते हैं। एक पेशेंट को काउंसिल भी करते हैं कि आपको ये ध्यान में रखना है, इस तरह से आपको आंख की ये दवा लेनी है, आपको इस तरह से करना है, यदि रेडनेस आती है तो आप तुरंत संपर्क करें। वो हमारे VHV का भी नंबर हम उन्हें देते हैं। तो ये सारी चीजें हम अपनी तरफ से उनको करते हैं। एज अ यूनिट हेड, आपने जब से ज्वाइन किया होगा, जब से आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई समस्याएं ना आ रही हो, आपको चैलेंजेस आ रही होगी आउटरीच में, अवेयर कराने में भी लोगों को, अवेयरनेस कैंपेन में भी हो सकता है आपको कैंप सेटअप करने में भी प्रॉब्लम आ रही हो कि मान लीजिए आपने टारगेट रखा कि इस महीने 4-5 कैंप हमको इस जगह करने हैं। कौन कौन सी समस्याएं आती हैं अगर हम बात करें तो? सर, यदि हम बोलें तो यदि एक उद्देश्य के साथ यदि आप चलते हैं तो समस्याएं कितनी भी बड़ी हो वो आपको छोटी ही लगती है जी। तो समस्या में यदि हम यहाँ देखें, मेन समस्या हमें जो आती है वो है सप्लाई की। बिकॉज जो भी वेंडर हैं वो या तो लखनऊ में हैं या दिल्ली से हैं, या जो भी हमारा सप्लाई चाहे सर्जिकल हो या किसी भी तरह की सप्लाई हो, तो यहाँ तक वो पहुंचा नहीं पाते हैं कोरियर एजेंसी वाले, बिकॉज उनका कोई यहाँ लोकल ब्रांच आसपास है नहीं, और जो भी है वो मुख्य शहर में स्थित है, वाराणसी सिटी में, जो यहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर दूर है। तो उन पार्सल्स को कलेक्ट करना ये हमारे लिए मेन समस्या पहली, जिसका हमने ध्यान खोजा है कि एक गाड़ी हमने पूरी डेजिग्नेट की गई है कि जो भी पार्सल जहां से भी आता है तुरंत उसे कलेक्ट किया जाए। तो अब उद्देश्य के अनुसार ये कोई समस्या भी नहीं रह गई है। दूसरी, जब हमारी स्थापना यहाँ पे हुई थी, हमें समस्या आती थी भ्रांतियों को दूर करने की
तो काफी हद तक हमने उस पर भी काबू पा लिया है। और इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो यहाँ के स्पॉन्सर, को स्पॉन्सर और लोकल जो हमारे लीडर हैं, चाहे वो लीडरशिप में आप बात करें हेल्थ अथॉरिटीज हों, चाहे वो लोकल चुने हुए अथॉरिटीज हों, उनका काफी हमें सहयोग मिला है भ्रांतियों को दूर करने में। किस तरीके की भ्रांतियां? जैसा मैंने आपको बोला कि इस सीजन में हमें ऑपरेशन करवाना है, इस सीजन में ऑपरेशन नहीं करवाना, फ्री में क्यों ऑपरेशन कराएं, शंकर आई हॉस्पिटल इतना बड़ा है, उस तरह की भ्रांतियां थी। मतलब फ्री में सुविधा देना भी एक तरीके की भ्रांति बनी हुई है। बट वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी इतना अच्छा है, जो भी यहाँ के देख रहे हैं सब कुछ देख रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, तो वो जाके वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हो रही है, तो उसमें अब वो समस्या भी नहीं के बराबर है। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल संस्था के लक्ष्यों की बात करूं तो संस्था ने भी एक लक्ष्य रखा होगा कि 3 साल में इतने नंबर्स अचीव करने हैं, 5 साल में इतने नंबर्स अचीव करने हैं। और आपने जिक्र किया कि 80-20 के रेशियो पे चलता है कि 20% पैसा आप पेड पेशेंट से लेते हैं और बाकी 80% पैसा आप उसी पैसे को यूटिलाइज करते हैं 80% पेशेंट को केटर करने में। इस बारे में थोड़ा सा आप बताएं हमें। जी, जो हमारा मॉडल बना हुआ है वो 80-20 का है कि यानी कि जो भी हम करेंगे 20% अफोर्डेबल कम्युनिटी के लिए करेंगे। Whatever we are getting from the affordable community, from the 20%, we will distribute or redirect that fund or that money for the non-affordable patient. तो जो भी यहाँ से पैसा आता है, चाहे वो सर्जरी से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हो, चाहे ओपीडी फीस से रिलेटेड हो, 20% से जो भी आएगा उठा के सीधा हम नॉन अफोर्डेबल हैं, गरीब हैं, अशक्त हैं, निशक्त हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं। बट फिर भी उसमें भी हमें हमेशा कमी ही रहती है, बिकॉज आप यहाँ भी पेइंग कैपेसिटी वाले जो पेशेंट रहे उनके लिए भी ये भी आप यदि रेट देखेंगे, चाहे वो ओपीडी का रेट हो चाहे सर्जरी का रेट हो, मिनिमम और मिनिमम हमने रखा है। तो इस अवस्था में हम डोनेशन के लिए आग्रह करते हैं कि यदि कोई किसी का बर्थडे है वो डोनेट कर सकता है क्या, एनिवर्सरी है क्या वो डोनेट कर सकते हैं क्या, हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते। बट हाँ, यदि कोई अपने मर्जी से कोई डोनेट करना चाहता है तो उस फंड को हम निशक्त जनों के जो पेशेंट आया वो ठीक होके गया, तो उसके बाद वो चाहे तो अपनी स्वेच्छा से कुछ बिल्कुल। और समाज से हमें ये सारी सुविधाएं और ये सारा सहयोग मिलता रहा है, ये सारा सहयोग हमें अभी तक मिलता रहा। कितने नंबर ऑफ पेशेंट का लक्ष्य रखा हुआ है आने वाले 3 साल? लक्ष्य का आप बात कर रहे हैं सर, लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ आपके पास साइंटिफिक तरीके से एक बेसलाइन होनी चाहिए। वो साइंटिफिक तरीके से हमारे पास बेसलाइन अभी है नहीं। अच्छा। बेसलाइन का मतलब आपको ट्रेंड देखना पड़ता है कि पिछले साल अक्टूबर महीने में कितनी सर्जरी हुई थी और इस साल हम कितना बढ़ा सकते हैं, तो बेसलाइन अभी हमारे पास है नहीं। सो इस साल जो भी हम सेट करेंगे हर महीने, वो अगले साल का हमारा टारगेट होगा या उससे ज्यादा होगा। तो यही हमारा हम बेसलाइन पकड़ के चलेंगे, क्योंकि एक साल अभी पूरा नहीं हुआ है। नमस्कार सर, नरेंद्र द्विवेदी सर, आपके बारे में बहुत चर्चा हुई और मैंने और कैमरा ये बोला में हुआ था कि आपके साथ कुछ सवाल मैंने बचा के रखे हुए थे। हाँ, मेरी पत्नी के कुछ सवाल थे, शी इज आयुर्वेदिक फिजिशियन, जो चाहती थी कि एड्रेस हो, क्योंकि वो समाज के सवाल थे, तो प्लीज वेलकम। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग दिस सेशन। मेरी सर से भी बात हो रही थी, आपका जिक्र हुआ और एक टर्मिनोलॉजी आया ऑकुलोप्लास्टी, तब आपका जिक्र हुआ। मैं अपने व्यूअर से डॉक्टर साहब का परिचय करा दूं। डॉक्टर साहब है सप्तगिरीश राम बाटला। डॉक्टर साहब के पास ऑलमोस्ट 25 साल का अनुभव है इस फील्ड में। शंकरा एकेडमी ऑफ विजन के डीन भी हैं। अभी सर से भी परिचय देख रहा था तो डॉक्टर साहब IIM अहमदाबाद के अलुमनाई हैं और डॉक्टर साहब IIM कलकत्ता के अलुमनाई हैं। कितना फायदा रहा है मैनेजमेंट मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन से होने के बाद इस तरीके के फील्ड में रहने? एक्चुअली हम जब IIM कलकत्ता से जब ट्रेनिंग लिए थे तब हमने कभी सोचा नहीं था कि हम एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन के वहाँ ज़्यादा भी कर पाएंगे, बिकॉज आई हैड नो एक्सपीरियंस दैट टाइम। ये करीबन 15-20 साल के पहले की बात है। बट देन हमें ऑलवेज इंटरेस्ट था कि व्हाट हैपेंस ऑन अदर साइड, लाइक एज अ डॉक्टर जब हम लोग डील करने जाते हैं टू हॉस्पिटल्स एंड ऑल, वी टॉक मनी एंड ऑल। अधिकतर डॉक्टर्स को पैसे के बारे में कुछ समझ में आता नहीं। जी।
एंड मोस्ट ऑफ देम दे आर टेकिंग फॉर अ वॉक कि हाँ हम ये दे देंगे वो देंगे, ये आपको ये करना वो करना है, बट देन ज्वाइन करने के बाद समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, व्हाई इज द मैनेजमेंट बिहेविंग लाइक दिस. सो इट्स ऑलवेज गुड टू सी अंडरस्टैंड द अदर पर्सपेक्टिव. राइट. सो उसी इंटरेस्ट के साथ हमने मैनेजमेंट कोर्स किया है. आई वाज लकी टू गेट इट इन IIM कोलकाता. सो जब वो करने के बाद हमें ये समझ में आया कि व्हेन द अदर साइड यू सिट, मैनेजमेंट साइड, थिंग्स लुक डिफरेंट. राइट. Because there's somebody on top of above you who's looking at balance sheets, आपका returns per person देख रहे हैं. जो as a doctor you're doing the best for the society, वो अलग बात है. But as a business protocol जो run कर रहे हैं Right. organization, For the administration point of view. from administrative point of view it is different. Very true. So it is very good to have understand both the sides. So that is the reason why I took the management course and it has helped a lot. So now I understand both. Why when management says कि नहीं ये करना है, then I understand from their perspective क्या है, and I can relate as a doctor कि क्या problems होने वाला है. And I Very can tell true, them very that. true, very true. And great to interact with you. और जब मैं रिसर्च कर रहा था आप दोनों के बारे में, तो I came to know कि आप दोनों लोग क्लिनिशियन भी हैं और मैनेजमेंट से भी आते हैं. It's quite fascinating to me, sir, to interact with you. कि जब एक तो आप मेडिकल की फील्ड, इट्स टोटली डिफरेंट. आप मेडिकल की फील्ड में आप पेशेंट को भी ट्रीट कर रहे हैं, पेशेंट की सर्जरी भी कर रहे हैं. एट अदर हैंड आपको एडमिनिस्ट्रेशन का भी नॉलेज है कि बैक ऑफ द माइंड या बैक एंड में क्या चल रहा है, तो आप उससे अवेयर हैं. तो उस तरीके की इवन ऑर्गेनाइजेशन बहुत हेल्पफुल होगा आपको लेके. आप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे ऐसी सोसाइटी में या ऑर्गेनाइजेशन में जब आपके पास दोनों एक्सपर्टीज हो. तो कभी कभी ये मुश्किल भी होता होगा कि ये आसान बनाता है. नहीं, मुश्किल तो कुछ नहीं है. It's just the mindset, हाँ. how you manage your time. So for example, actually as कुछ साल clinics करने के बाद it becomes very important for every doctor, every clinician to have some amount of administrative responsibilities. Whether it is an organization, अगर organization हो तो बात अलग बन जाता है. You take more responsibility because you are now senior, so you understand many things. Right. Like एक patient care flow कैसा होना चाहिए, कैसे उसको modify करना चाहिए. You are at a very good position to understand that. So administrative responsibilities is a part and parcel of a doctor. As you grow senior, because when you're growing senior, you understand things. कि ये करना पड़ेगा. HR related problems like staff को कैसे manage करना है to get better efficiency out of them. वो over time ही आपको समझ में आएगा. So a doctor ultimately has to become a very good administrator. And how we manage it, of course, we have a good support system. We have a lot of other doctors also. So कभी-कभी yes, administration बहुत demanding है, काफी time भी लगता है. Obviously, fellow doctor will look up to you, sir. कि how you manage in the time. Yes, we You do can have be the role model. We do have fellow doctors, and they also benefit by seeing how we handle administration. So हमारे यहाँ पे जो fellow doctors हैं, when they go out into practice, they also have a small flavor of administrative work. कि एक कैंप अगर होगा तो कैसे अरेंज करना है, कैसे मैनेज करना है, स्टाफ को थोड़ा बहुत कैसे मैनेज करना है. So they get that exposure also. And here we divide our time between administrative work and clinical work. So of course, as a clinician, practicing clinician, clinics always heart goes there only. So I try to finish my clinics and then come back to the administration as soon as possible. But some days ऐसा हो जाता है कि it is very difficult to give time for clinics. So that day वो पता चल जाता पहले से कि हाँ वो नहीं हो पाएगा. So we arrange the appointments accordingly and patients are informed that I may not be available for some administrative work. Being a chief medical officer of this organization, आपकी जो दो स्पेशलिटी हैं, ऑर्थियोप्लास्टी एंड द अदर वन, थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप व्यूअर्स को उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें इन अ लेमैन टर्म्स. Okay, I specialize in cataract, that is मोतियाबिंद जो बोलते हैं उसका लेंस ऑपरेशन, एंड ऑक्यूलोप्लास्टी. ऑक्यूलोप्लास्टी इज वो बिल्कुल सीधे बात में समझाने के लिए वो प्लास्टिक सर्जरी आंखों के चारों तरफ. आंख के चारों तरफ जो प्लास्टिक सर्जरी होता है उसको ऑक्यूलोप्लास्टी बोलते हैं. इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो हम लोग डील करते हैं. फॉर एग्जांपल किसी का पलक छोटा हो जाता है, किसी के पलक बड़े हो जाते हैं, किसी के आंख के चारों तरफ ट्यूमर्स हो सकते हैं, आंख के पीछे में ट्यूमर्स हो सकते हैं,
पलक अंदर की तरफ घूम जाता है तो पलक के जो छोटे छोटे लैशेस हैं वो आंख को टच करते हैं तो बहुत इरिटेशन होता है, उसका ट्रीटमेंट। कभी कभी पलक बाहर की तरफ घूम जाता है राइट। तो उसका ट्रीटमेंट करना। तो ये सब ऑक्यूलोप्लास्टी में आता है अलॉन्ग विथ कॉस्मेटिक प्रोसीडियर्स लाइक बोटॉक्स फिलर्स जो होते हैं आंख के चारों तरफ, फेस को रिजुविनेट करना, दैट इज ऑल अ पर्व्यू ऑफ ऑक्यूलोप्लास्टी। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। जब कल मैं अपनी वाइफ के साथ ये डिस्कस कर रहा था कि आप भी रहेंगे उस कन्वर्सेशन में, तो उनके कुछ 2-3 सवाल थे जो मैंने कोशिश किया कि इसमें मैं पुट अप करूं। वो आयुर्वेदिक फिजिशियन है, शी इज अ नाड़ी वेद प्रैक्टिसर इन वाराणसी इटसेल्फ। उनका ये सवाल था कि सर अभी तक आपका इतना बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, आपके अभी तक की एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किस स्टेट या लोकेशन में आंखों की प्रॉब्लम्स ज्यादा है और क्यों? नहीं, आंखों के प्रॉब्लम्स हर जगह में है, ऐसे नहीं कि एक जगह में ज्यादा है एक जगह में कम है। थोड़ा सा जो डिजीज का जो डेमोग्राफिक्स है थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन होता है ओके, फॉर ईच ज्योग्राफी। जैसे हमारा जो साउथ इंडिया में जो पेशेंट्स आते हैं वहाँ पर जो नासूर का जो प्रॉब्लम जो बोलते हैं ना, नेजल ब्लॉक, वो थोड़ा लिटिल मोर कॉमन। ओके, यहाँ पर नासूर का प्रॉब्लम उतना ज्यादा नहीं है जितना साउथ इंडिया में है, बट यहाँ पर ग्लोकोमा जो समरबाई जो बोलते हैं वो थोड़ा ज्यादा ही कॉमन है नॉर्थ इंडिया में, लाइक दिस बेल्ट। अच्छा, लाइक पूर्वांचल, हाँ, पूर्वांचल एरिया में जो हम लोग देख रहे हैं, पूर्वांचल, नॉर्थ मध्य प्रदेश, द चित्रकूट बेल्ट, दिस एंटायर एरिया, इवन गोइंग ऑलमोस्ट अप टू बिहार एंड अप टू जो प्रयागराज तक जो हम लोग देख रहे हैं, गोरखपुर एंड दीज एरियाज जो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, समरबाई का जो इंसिडेंस बहुत ही ज्यादा है यहाँ पर। ये समरबाई क्या होता है? समरबाई इज ग्लोकोमा जो बोलते हैं उसको लेमैन यहाँ पे ले टर्म्स में आई थिंक समरबाई बोलते हैं। इट्स आल्सो नोन एज काला मोतिया जो बोलते हैं। ओके, सो काला मोतिया, समरबाई और ग्लोकोमा सब एक ही चीज है जो यहाँ पर ज्यादा ही कॉमन है। एंड वी सी लॉट ऑफ कैटरैक्ट्स जो यहाँ पर जो वैरायटी है कैटरैक्ट्स का जो सेंट्रल में ज्यादा इन्वॉल्व करता है यहाँ पर। सो पेशेंट्स हैव मोर प्रॉब्लम्स इवन दो मोतिया बहुत कम होता है, ज्यादा प्रॉब्लम होता है यहाँ पर, विच इज ऑल्सो वॉट वी आर सीइंग ओवर हियर, जो साउथ इंडिया में उतने ज्यादा नहीं है। एंड कंपेयर टू वेस्ट इंडिया जहाँ पर हमारा जो वेस्टर्न इंडिया में जो हॉस्पिटल्स हैं, वी सी मोर अमाउंट ऑफ ग्लोकोमा हियर, जो समरबाई जो बोलते हैं, काला मोतिया बोलते हैं, बहुत ज्यादा है यहाँ पर। एंड यहाँ पे ऑर्बिटल ट्यूमर्स भी थोड़ा ज्यादा ही कॉमन है यहाँ पर। आंखों के चारों तरफ जो ट्यूमर्स हैं वो भी ज्यादा है। आंखों का जो ड्राइनेस है, आंख का सूखापन जो हो जाता है वो इस एरिया बेल्ट में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू और साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में। इसकी जो मेन वजह है वो यहाँ की डेमोग्राफी है। सी डेमोग्राफी आल्सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। वन इज द जेनेटिक मेकअप इज डिफरेंट ओवर हियर। ओके, लोगों का जेनेटिक मेकअप अलग है यहाँ पर। एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे थोड़ा एक्सट्रीम है। It's very hot, very dry sometimes. Even though Ganga यहाँ पे पास में ही है, but sometimes it's very dry. Some months are very humid. So the climatic variations बहुत ज़्यादा है यहाँ पर. So maybe they play a role in this variability. We don't know exactly. Okay. We have to look at that. मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि आप दर्शकों को बताएं कि वो अपनी दृष्टि में ऐसी कौन सी समस्याएं महसूस करें जिसके बाद उन्हें तुरंत शंकरा आई हॉस्पिटल, राजेश शंकरा हॉस्पिटल की तरफ वो रुख करें या चेकअप कराएं। देखिए, हमारे आरजे शंकरा में सारे स्पेशलिटीज हैं। एक आंखों के स्पेशलिटीज मतलब पलकों के प्रॉब्लम, कॉर्निया मतलब जो काला पुतली है उसका प्रॉब्लम है, अल्सर होना, दर्द होना, आंख लाल हो जाना। समरबाई जो काला मोती जो अभी जिक्र कर रहे थे उसके बारे में, कैटरैक्ट्स तो है ही, साथ साथ में रेटिना के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज के चलते इतना सारा प्रॉब्लम्स होता है, रेटिना डैमेज होता है, नस का जो प्रॉब्लम होता है उसका प्रॉब्लम। और एक और स्पेशलिटी जो हमारा यूनिक है वो स्क्विंट मतलब जो तिरछापन। अच्छा, आंखों का जो तिरछापन है वो स्क्विंट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। वो सब स्पेशलिटीज हमारे यहाँ पर है। सो एनी प्रॉब्लम, आंखों का कोई भी प्रॉब्लम हो,
please, everybody is welcome to come to Shankara and show it to us. हमारे पास सारे specialties के consultants हैं who are trained and have experience with the conditions. So we can handle any type of eye problems. Thank you for sharing this information, sir. And Varanasi and people of Purvanchal are enough fortunate to have you as a doctor here, have this high class, high infrastructure hospital, RJ Shankara, and Prime Minister Narendra Modi as a MP of this particular constituency. एक आखिरी सवाल मेरा आप दोनों से कि पूर्वांचल और वाराणसी के उन तमाम लाखों लोगों के लिए आपका क्या संदेश है जो आंखों की समस्या झेल रहे हैं लेकिन अब तक इलाज के लिए यहाँ तक नहीं पहुँच पाए? First of all, thank you very much for coming and being a part of this. Actually, more than Banaras thanking us, we should be thanking Banaras for giving us this opportunity to come here. बनारस में आने का चांस दिए हैं एंड यहाँ पर हमें हॉस्पिटल खोलने का जगह दिया है. वी हैव ओपन दिस हॉस्पिटल. एक्सट्रीमली थैंकफुल टू आवर Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who has come for the inauguration and has always been helpful to us. The entire the people of Banaras have been very helpful. जो अभी जो response देख रहे हैं, we never thought it would be possible. But जो response हमने यहाँ पर देखा है, बनारस एंड सारे surrounding areas, गाजीपुर, माओ, सारे जगह, सारे districts से everybody has been helpful. So that is the reason why we are very thankful to everybody in this entire Purvanchal area. काशी का सर चाम अलग है. Absolutely. सर आप अलग अलग जगहों पे रहे हैं, विदेशों में आपने काम किया, कलकत्ता रहे, चेन्नई रहे. आपको चुनना हो किसी एक जगह को, शहर को, आप किसको चुनेंगे सर? नहीं, वही था कि हमने तो कॉन्शियसली बनारस ही चूज किया था. जी. I was practicing in Bangalore and more than 10 years of practice I had there. But the moment the Banaras thing was announced, it was a conscious decision by the entire family, my wife, my children, myself, that Banaras ही जाना है हमें. It was the pull of काशी विश्वनाथ जी की उनके आशीर्वाद हैं, बस उनके blessing के बिना तो कुछ भी नहीं होता यहाँ पर. Blessed to have you, sir. Because of that everything fell in place and here we all are. And आप जो पूछ रहे थे कि which is the best place to work, well, I've chosen Banaras and I'm happy that I chose Banaras and I'm going to be here and I'm very happy over here. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर. आपका भी सर, आपका भी. और हम उम्मीद करते हैं कि आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल इसी तरह से समाज में और पूर्वांचल के लोगों में उनकी आंखों में नई रोशनी आगे बढ़ते रहेगा. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू. ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव. सो ये हमारा टोटल ओपीडी एरिया है. यहाँ पे अलग अलग स्पेशलिटी के ओकुलोप्लास्टी हो या ग्लूकोमा हो, ये सारे डॉक्टर्स यहाँ से वहां तक वो बैठे. लास्ट वाला रूम यदि आप देखेंगे उसमें सारी आंखों की हम जांच करते हैं. ये अलग अलग टीम बैठी हुई है. यस. लगभग हमारे पास डॉक्टर्स की टीम कितनी है सर? हमारे पास टोटल 15 डॉक्टर हैं. अलग अलग सब स्पेशलिटी और स्पेशलिटी. ओके. डॉक्टर सप्तगिरीश सर जो मैंने आपको मिलवाया, जो सीएमओ सर है यहाँ पर. अच्छा, यहाँ पर. और इनिशियल जांच जो होती है रजिस्ट्रेशन के बाद, वो सबसे पहले यहाँ पर. ये हमारा ऑप्टोमेट्री वाला रूम. ये पूरा आप देखें, ये हमारी सारी आधुनिक मशीन है. बिल्कुल. तो इनिशियली जांच जो भी होती है यहाँ. हाय नरेंद्र द्विवेदी, क्या नाम है आपका? फूल सिंह. क्या करते हैं आप? ही इज द ऑप्टोमेट्रिशियन. ऑप्टोमेट्रिशियन. यस. ओके. तो इनिशियल जब भी पेशेंट आते हैं सर, रजिस्ट्रेशन के बाद में ये जांच सबसे पहले ये करते हैं. देयर आफ्टर फिर उसके बाद में कि उसका रेटिना में जाएगा या किस डॉक्टर को जो भी देखना है, तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पार्ट यदि देखें तो ये सारा ये इस साइड में तो सारा यदि डॉक्टर ने आपकी सर्जरी एडवाइस की है, सर्जरी एडवाइस करने के बाद में
सबसे पहले वो यहाँ पे काउंसलिंग सेशन में आता है। ये काउंसलिंग के सेशन? काउंसलिंग में उसको पूरी जानकारी दी जाती है कि इस सर्जरी का खर्चा इतना बैठेगा, इसका ये एडवांटेज है, इसका ये डिसएडवांटेज है, इस डेट को ये खाली है सर्जरी, आप इसमें कर सकते हैं। तो पूरी काउंसलिंग करने के बाद किसी भी पेशेंट को पूरी तरीके से जांचा जाएगा, समझा जाएगा, उसको सारी जानकारी शेयर करी जाएगी, तब जाके वो सर्जरी में जाएगा। सर, और उसके बाद में फिर हमारे पास इंश्योरेंस काउंटर भी है। हाँ। और अभी जस्ट हमें आयुष्मान भारत की भी एक सुविधा मिल गई है जी, उसका अप्रूवल आ गया है। मतलब अब ये सेंटर आयुष्मान भारत का जिसके पास कार्ड होगा उसको भी केटर करेगा? उसको भी केटर कराएंगे हम आने वाले समय में। आने वाले समय? हाँ, अप्रूवल आ गया है, बट इंटरनल प्रोसेस की उन पेशेंट्स को कहाँ लेना है, एक व्यवस्था, इंटरनल व्यवस्था बनाने का काम अभी बाकी है, तो हम जल्दी से जल्दी वो भी पूर्ण कर लेंगे। अगली बार सर वो भी हो जाएगा। हाँ। ये हमारा आई इन्वेस्टिगेशन। आई इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे आप देखेंगे सभी तरह की मशीनें, सारी उच्च तकनीक से आधारित। वो ए स्कैन हुआ या बी स्कैन, यहाँ पे सारी नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन आपको मिलेगी, चाहे वो ए स्कैन हो या बी स्कैन हो या और कोई भी सुविधा है। तो ये ए बी स्कैन किस तरीके की चीज? ये सर डिपेंड करता है कि आपको एंटीरियर चेंबर, पोस्टीरियर चेंबर या रेटिना या पिपुलरी डायलिटेशन, व्हाटएवर भी, जो भी मैक्सिमम हम जांच कर सकते हैं आंखों से रिलेटेड, चेंबर से रिलेटेड, वो सारी जांच यहाँ पे करते हैं। ये हमारी एक लैब है सर, लैब पूरी सर्टिफाइड लैब है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, जो भी खून पेशाब से रिलेटेड जो भी जांच करवानी, वो सारी जांच इनिशियली यहाँ पे ही करते हैं। हाय, नरेंद्र द्विवेदी, क्या शुभ नाम है आपका? नीलेश यादव। नीलेश यादव, क्या करते हैं आप यहाँ पे? सर यहाँ पर ब्लड टेस्ट करते हैं, जैसे भी पेशेंट आते हैं उनका रूटीन में सीबीसी, शुगर, ईसीजी वगैरह। और इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजिकल भी टेस्ट यदि करने हैं तो उसके लिए भी हमारे पास सुविधाएं हैं। माइक्रोबायोलॉजी लैब। माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे उपकरण जो भी हैं सारे अत्याधुनिक उपकरण। आइए, ये हमारा सर रेटिना ओपीडी है। रेटिना ओपीडी में 2 या 3 स्पेशलिस्ट एट ए टाइम होते हैं जो रेटिना के सारे वो देखते हैं। आज उनका डे है तो थोड़ा सा भीड़ आज ज्यादा है, और जैसे 2 या 3 दिन पहले से बारिश हो रही थी तो कई पेशेंट जो फॉलोअप वाले हैं वो आ नहीं पा रहे थे, तो वो आज कई आए। हमने जिस कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की बात करी थी वो यहाँ पे दिख रहा है। और यदि आप इससे पहले आते, थोड़ी देर पहले आते, तो वही आपको नजारा वहां भी दिखता है। मैं कोटा हूँ 3 या 4 बार ही है। अच्छा। इसके अलावा गया ही नहीं, क्योंकि एक बार जब फौज में चले जाता है उसके बाद छुट्टी काफी कम होती है। तो रादर देन गोइंग टू कोटा, मैं पेरेंट्स को और सबको अपने जहाँ पे पोस्टिंग है मैं वहाँ पे बुलाता। अच्छा, तो अभी आपकी फैमिली यहीं रहती है? हाँ बिल्कुल। तो सर जैसे आउटरीच कम्युनिटी के बारे में जैसे हम बार बार जोर डालते हैं कि जो गरीब तबका है उनके लिए हम काम करते हैं। तो सबसे पहले जब भी वो कैंप से आते हैं, कैंप से आने के बाद में उनको यहाँ पे बिठाया जाता है। अच्छा। हाँ। सबको बिठाने के बाद में पूरी जानकारी दी जाएगी और उनके सारे यहाँ पे ए स्कैन जैसे नीचे लगा हुआ ऐसे ए स्कैन यहाँ भी लगे। अच्छा। सारी जांच, ए स्कैन, बी स्कैन, सारी जांच यहाँ पे होती है। होने के बाद में हम उन्हें ले जाते हैं 3rd फ्लोर, जहाँ उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, वो सारी। अच्छा, उन्हें एकोमोडेशन, फूड एंड लॉजिंग, सारी चीजें। पेशेंट कैंप से पहले यहाँ आएगा, सबसे पहले वो रिपोर्टिंग उसकी होगी, वो यहाँ पे होगी। यहाँ पे बिठाने के बाद में उनके सारे सब कुछ कागज जो भी है कि नाम, नंबर वगैरह, तो सारा सब कुछ हम कैंप में ही ले लेते हैं। बट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन आते ही हम कर देते हैं, बिकॉज नेक्स्ट डे हमें अर्ली मॉर्निंग सर्जरी स्टार्ट करनी होती है। तो यदि वो शाम को आते ही तुरंत इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो दैट विल बी बेटर फॉर द ऑपरेशन और मैनेजिंग द क्राउड ऑल्सो। ओके। कहाँ का रही वाला है? हम जौनपुर जिला का है, क्या कर तहसील मुरारा गाँव। कैसा लगा आपको ये सुविधा? ठीक है साहब। आपकी तो उम्र 70-75 साल होने को होगी। 88 है भैया। 88 साल के हैं आप? हाँ भैया, कुछ देख ले। हाँ, आधार कार्ड। हाँ। ये भैया हम तो मानते ला कि 30 से 25 हो जाए और अच्छा भैया, बाकी अब ले जाना तब। हाँ।
बाकी पूरा मुफ्त में इलाज आपका? हाँ हाँ साहब, भोजन और मिला था। भोजन की चाय। क्वालिटी कैसा है? खाना नहीं ठीक एकदम होता घर जैसा कि घर से बेहतर? है। नहीं नहीं, घर से बेहतर है। घर से बेहतर है। सारी सफाई सब अच्छा, सब एकदम, मान लो बोला चाले में जितने लड़के हैं सब डॉक्टर लोग अच्छे से ख्याल रख रहे हैं आपका? भैया, सब प्रभु ठीक है बेटवा, इससे मन ही मिला। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामलाल यादव। रामलाल यादव। हाँ साहब, अब आप इन आंखों से बढ़िया दुनिया देखेंगे? अब देख भैरी बाबू जो हम देखा कि देख, हाँ। अब तो जाए चाहते हैं कि चल जाए तो अच्छा। अभी तो दुनिया और अच्छी हो गई है। क्यों? अरे अच्छी साहब, अब आपके जमाने में बाबू अच्छी हो गई, हाँ, हमारे जमाने में अच्छी ना। इतनी सुविधा नहीं थी। अरे पहले बहन बिटिया मतारी देखे बच्ची तो मुंह तोप के खड़ी हो जाए। अब तो आपके संग में आपको मेहरार हुआ का बाबू, गलती कहा थे। इलाज कराइए, एकदम ठीक हो जाइए। एकदम ठीक है बाबू, हाथ लगा देना। हाँ, डॉक्टर साहब हाथ लगा दिए, ठीक हो गया। ठीक। किशुल देई, किस चीज का ऑपरेशन हुआ आपका? हाँ, आँख का ऑपरेशन? आराम है यहाँ पे? दर्द हो रहा है? दर्द तो अभी कुछ दिन रहेगा ना माता जी। बाकी यहाँ की सुविधा में कोई कमी? सब ख्याल रख रहे हैं आपका? सब बढ़िया? सब जल्दी से ठीक हो जाएगी माता जी। ठीक है, ख्याल रखिए। व्यवस्था यहाँ पे रहने के लिए की गई है। सेम फ्लोर पे ही हमने खाने की व्यवस्था भी की, क्योंकि बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज है, कहीं इधर उधर ले जाना वो सही नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे हमने लगभग 80 के बैठने की व्यवस्था दी। आई मैं आपको, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये सारे गांव के वो गरीब तबके के बुजुर्ग, महिलाएं और वो लोग हैं जो इस तरीके की सुविधा हो सकता है वहां अफोर्ड नहीं कर पाते। आज आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल की मदद से उन महिलाओं को, उन तमाम बुजुर्गों को एक 5 स्टार फैसिलिटी मिल रही है, वो भी मुफ्त में। चाहिए ये हमारा कैंटीन एरिया है। हाँ, तो आप देखेंगे ये हमारा डाइनिंग एरिया है पेशेंट्स के लिए। यहाँ पे पूरे एरिया में एक बार में लगभग 80 पेशेंट्स बैठ के खाना खा सकते हैं। और तो और इस एरिया को हमने कनेक्ट किया हुआ है लिफ्ट से। ओके। और लिफ्ट सीधा कनेक्टेड है किचन से। किचन से। तो जब भी पेशेंट को खाना मिलता है, देख के आया। हाँ, एकदम गर्म खाना यहीं पे पहुंचता है। हाँ। और यहीं से पूरा जो बाकी जो वेस्ट वगैरह है वो यहाँ से चला जाए। तो 80 पेशेंट के बैठने की यहाँ पे व्यवस्था है। ऑपरेशन थिएटर है सर, जैसा मैंने आपको बोला हमारे पास टोटल 8 मॉड्यूलर ओटीज हैं। इनका मेन एंट्रेंस यहाँ से है। आपको क्षमा चाहूंगा आपसे मैं कि मैं अंदर नहीं ले जा पाऊंगा बिकॉज इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस की वजह से, बट आप सर सेफ्टी प्रोटोकॉल पहले नहीं, हम दूर से दिखा सकते हैं। दिस इज द मेन एंट्रेंस एंड सम पेशेंट्स आर वेटिंग फॉर सर्जरी। दिस पेशेंट अभी इनका सर्जरी होना बाकी है। अच्छा, ये ओटी रूम है, बाहर ये वेटिंग, ये बाहर वेटिंग है कि सबसे पहले अभी सर्जरी होना बाकी है, तो ये उस गेट से अंदर एंटर होंगे सभी। एंट्रेंस पे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पेशेंट के एंटर करने की व्यवस्था, एक मंदिर की व्यवस्था, वो सारी हमने की गई है। क्या एक्सरसाइज में क्या करते हैं आप लोग? कंप्यूटर बॉल और बोर्ड। अच्छा, वो बोर्ड है और बॉल क्या है? ये बॉल है। तो इस बॉल के थ्रू एक्सरसाइज कर रहे थे आप लोग? क्या पढ़ रहे हो छोटू? तुम डबल डबल चश्मे क्यों लगाए हो? हाँ, पढ़ने के लिए? तो ये बच्चों को इस माध्यम से, हाँ, इस माध्यम से इनको अलग अलग एक्सरसाइज करवाई जाती है। जिस तरह की आप देखेंगे इस तरह से यहाँ पे बॉल्स वगैरह लटकी हुई हैं। तो विजन से ये चेक करते हैं, इसके हिसाब से उनको विजन घुमाना होता है। अच्छा, ताकि उनकी आंखों की मसल्स की एक्सरसाइज हो। अच्छा, और उनका अलाइनमेंट सही दिशा में आ सके। तो सारी चीजें उनको बॉल्स के माध्यम से, और कुछ को जैसे विजन में तकलीफ होती है कि पर्टिकुलर ये कोई हरा नहीं दिखता है या हरा ज्यादा दिखता है या और ज्यादा डार्क कलर ब्लाइंडनेस होगी, तो उन तरह की एक्सरसाइज सारी तरह की यहाँ पे हम करवाते हैं। और ये वीडियो गेम इस तरह से एक गेम भी है। गेम में आप देखोगे कि वो सीधी लाइन में वो कार जानी चाहिए। हाँ, ठीक है, तो वो
बैलेंस बिठा रहा है उसको, क्योंकि हाँ। उसकी दृष्टि जो है वो हल्का सा एक्सिस से डेविएट हो रही है, तो बैलेंस बिठाने की वो कई बार कोशिश करेगा उसको। हमारा म्यूजियम ये है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको हम बताना चाहेंगे म्यूजियम। ये शंकरा हॉस्पिटल का पूरा हिस्ट्री, जब से हम आए किस तरह से हमारा उद्भव हुआ 1977 में, जब शंकरा का पहला हॉस्पिटल कोयम्बटूर में बना। उसके बाद एक एक करके हमारे से लोग जुड़ते गए, चाहे वो समाज सेवा वाले हों या महंत हों, साधु हों, कोई भी हो, हर क्षेत्र का प्राणी हमसे जुड़ता गया इन पिछले विगत 50 वर्षों में। 50 वर्ष। तो पूरी हमारी हिस्ट्री को ये दर्शाता। आई ये आरजे राकेश जी झुंझुनवाला है, जिनके माध्यम से इन्होंने काफी योगदान दिया वाराणसी में आरजे शंकरा हॉस्पिटल को बना। तमसोमा ज्योतिर्गमय, lead us from darkness to light। और यही प्रधानमंत्री जी ने अपने जी जी उद्घोषणा में बोला था, शंकरा हॉस्पिटल का जब उद्घाटन जी, किया था, बिल्कुल। तमसोमा, तमसोमा। अंधकार से प्रकाश की। अंधकार से प्रकाश। तो वही हमारा विजन मिशन, उसी को लेकर हम आगे। नहीं नहीं, महादेव आप लोगों के इस विजन को और आगे तक ले जाएं और ज्यादा से ज्यादा हमारे देश के लोग प्रभावित हो, बस यही आकांक्षा है। आप देख पाएंगे कि जो हमसे कनेक्टेड है कस्टोडियन, हाँ। हमारे संरक्षक हैं, हाँ। कि जिस तरह से चाहे वो यूके से हो, चाहे यूएस से हो या भारतवर्ष से भी हो, उन सभी को हमने यहाँ पे दर्शाया है टीम के बाद। ऐसे लोगों की भी बहुत जरूरत है इस देश को। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जो आगे आए हैं। विदाउट टीम वर्क, विदाउट सहयोग, समाज के कल्याण में आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। आज की इस बातचीत ने जागरूकता की नई रोशनी जलाई है। अपनी आंखों का ध्यान रखें और अपने विचारों को दृष्टि दें। देखते रहिए द कॉलमिस्ट फोरम, जहां हर एपिसोड सोच को नई दिशा देता है।